हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फिजिक्स। पढ़ रहे थे हम लोग मैकेनिक्स बुक, जो हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड बुक होता है, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 1, जिसका नाम था इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हमारा डे 2 होने वाला है। इलास्टिसिटी बुक का हम लोग यहाँ पे दूसरा क्लास करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वीडियो आपको चैनल में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर जो भी क्लासेस अटेंड करते हैं आप, उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। लिंक के जरिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। जैसे ही टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, आपको हर रोज़ के जो क्लासेस होते हैं, हर रोज़ के क्लासेस के नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा होने वाला है डे 2। डे 2 में हम लोग देखेंगे जो हमारा कुछ टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक्स था वो। तो हमने पिछले क्लास में ये यूनिट 1 का जो है स्टार्ट किया हुआ था क्लास। ये यूनिट 1 का हमने पिछला क्लास स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम लोग देखेंगे आज यूनिट 2। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हमारा ये जो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हमने लिखा हुआ था, टॉपिक्स क्या था। तो हमारा यूनिट 1 स्टार्ट ही हुआ था। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था यूनिट 1, और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बातें देख रहे थे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक हम लोग इसको कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक? तो इलास्टिसिटी का जो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक, जिसका नाम था इलास्टिक कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो हमने कुछ कुछ पिछले क्लास में सीखा था। इस क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर समझते हैं कि हमें क्या क्या इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्या मुख्य बातें हैं वो हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक्स? तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने लिखा हुआ है कौन सा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि इसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें अभी देखना है। तो उससे उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि इसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो अगर पता रहेगा तो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच का रिलेशन हम लोग देख पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। फिर हम लोग देखेंगे बल्क मॉडुलस, फिर देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर देखेंगे पॉइजन्स रेशियो, उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है क्या होता है गामा। ये हमने लिखा है गामा, ऐसे जो लिखा जाता है गामा। फिर हमने लिखा है इसको कप्फा बोला जाता है, कप्फा। और इसको बोला जाता है अल्फ़ा, और इसको ईटा बोला जाता है, ईटा। तो आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा कि ये क्या क्या हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है सिंबल। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया है वो किस किस चीज़ का सिंबल है वो आपको पता होगा। पहले इसका तो नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। ये हमारा जो है गामा, पहला क्या है गामा। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, तो ये गामा है। ये क्या है, तो ये कप्फा है। ये क्या है, तो ये अल्फ़ा है। ये क्या है, तो ईटा है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना थोड़ा सा बात जो है वो जानकारी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे हमने लिखा है इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट होता क्या है। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमने यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है उसके लिए एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन लिखा है। जरा यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने डेफिनेशन क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी इज फाउंड टू बी कॉन्स्टेंट विथ इन द इलास्टिक लिमिट। क्या लिखा है हमने, ज़रा इस पर डिस्कस करेंगे क्या लिखा है हमने। ठीक है, तो यही हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो होता है, आपको हमने कल स्ट्रेस पढ़ाया था, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हमने ये कहा था कि ये सिग्मा है। और जो हुक्स लॉ कहता है कि सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा से। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा से। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये हमारा है स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेस है, और ये जो है हमारा स्ट्रेन है। तो आप लोगों को स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। तो हुक्स लॉ का कहना है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
यानी कि किसी बॉडी पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस पर जो स्ट्रेस लगता है और जो भी स्ट्रेन होता है दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शनल होता है। और आप लोगों को पता है कि अगर प्रपोर्शनल का चिन्ह हम लोग यहाँ से हटाते हैं, प्रपोर्शनल का चिन्ह अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ज़रा देखें प्रपोर्शनल का चिन्ह अगर हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे प्रपोर्शनल का चिन्ह जो है उसको हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, तो इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है वही हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है ये आ गया, प्रपोर्शनल हटाए उसके लिए यहाँ पे ये आ जाता है। और ये तो हमारा स्ट्रेन है और ये हमारा स्ट्रेस है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ डायग्राम बना के। ठीक है, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डायग्राम की, तो हम लोग डायग्राम को कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो चलिए, हमने देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आप, इधर हमने एफ फोर्स लगाया है, इधर भी एफ फोर्स लगाया है। और ये जो लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आप देखेंगे तो एल हमने यहाँ रखा है और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हमने ए माना है। ठीक है, इतना आपको समझना है। हमने इस पर फोर्स लगाया, इस पर हमने फोर्स लगाया और फिर अगर आप देखें तो क्या इसमें परिवर्तन आता है, क्या परिवर्तन आता है वो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, हम इस पर फोर्स लगाएंगे कैसे, तो इधर हम लोग एफ फोर्स लगाते हैं, इधर हम एफ फोर्स लगाते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये कैसा हो दिखने को मिलेगा, तो ज़रा देखें, हमें ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ये क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया और थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बना देते हैं। देखें यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा लंबा भी हो गया और थोड़ा पतला भी हो गया। अगर आप देखें ये सही से नहीं बना तो इसको हम लोग सही से बनाते हैं। चलिए, इसमें आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए हुआ क्या इसमें वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ इसके साथ, हम लोग पहले अगर ये समझ लें तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या कहता है हुक्स लॉ और क्या ये कहना चाहता है, ये हमें अच्छी से समझ में आएंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसको इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये डी एल हम लोग मान लेते हैं, डेल एल मान लेते हैं। ठीक है, डेल एल जो है इसके लेंथ में परिवर्तन आ गया। उसके बाद अगर इसके अब देखें, ये जो मोटाई था यहाँ इतना था, लेकिन अब घट के क्या हो गया, ये मोटाई, ये घट के देखिए आप कितना हो गया है, ये इतना पतला सा हो गया है, ये इतना पतला सा हो गया, इसका मोटाई घट गया है। यानी कि इसके लेंथ में भी परिवर्तन हुआ और इसके ब्रेथ में भी परिवर्तन हुआ। तो दोनों में जो परिवर्तन हुआ, दोनों को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर लेंथ में परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन जब इसके ब्रेथ में अगर चौड़ाई जो घट जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हुक्स लॉ का क्या कहना है कि स्ट्रेस जो है, यानी कि जो लंबाई घटता है और जो चौड़ाई घटता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। हुक्स लॉ यही कहता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी इज फाउंड टू बी कांस्टेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। चलो हम लोग इसको अब अच्छे तरह से समझते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो चलिए, ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक दूसरे के बराबर ये कह रहा था। क्या कह रहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस हुआ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने यहाँ पे बनाया है। जरा देखें, हमने एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बनाया है। ये हुक्स लॉ का कहना है। ये कौन कहता है, तो ये हुक्स लॉ कहता है। ये हुक्स लॉ का कहना है। हुक्स लॉ का क्या कहना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखें तो स्ट्रेस जो हो जाएगा वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और ये स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा।
अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का जो है देखें तो यहाँ कांस्टेंट कैसे आया, तो हमने प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। और अगर इस स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे नीचे ला दें, स्ट्रेस को अगर हम लोग नीचे ला दें तो क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही कहना था हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ हमें यही बताता है कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेंस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उसका जो हो जाएगा आपका यहाँ पे रेशियो, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। और हमने यहाँ पे प्रूव भी किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, यही हुक्स लॉ का भी कहना है। तो अगर हम लोग इसको सिंबल से देखें तो सिंबल से ये क्या हो सकता है, तो सिंबल से अगर देखें तो ये क्या हो सकता है कि सिग्मा जो था वो प्रोपोर्शनल था, किसके प्रोपोर्शनल था, तो वो हम लोग समझते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल था ईटा के बराबर। ये क्या है हमारा तो सिग्मा, और इसको हम लोग स्ट्रेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अगर है तो ये जो हटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं। ये ई आ जाता है इसके लिए कांस्टेंट ई, और ये आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन। ये हमारा स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, और ये कांस्टेंट आ गया। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो गया, सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट आया, उसके बाद ये हमारा स्ट्रेन है। तो यही कहना था हुक्स लॉ का, और हमारा यही हुक्स लॉ है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है, इसी हम लोग, इस कांस्टेंट को ही हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है यही हमारा होता है इलास्टिक कांस्टेंट। अब इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं वो 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे पहला देखें लिख रखा है कि पहला जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। पहला जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो हमने लिखा है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस हमें बताता है कि जो पहला कांस्टेंट है वो क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझना चाहें तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समझते हैं हम लोग इसको डायग्राम से। चलिए ये है, इसमें हम लोग खींच के इसको लंबा करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये पतला हो जाता है। इसका लेंथ हम लोग परिवर्तन कर दिए, ठीक है। चलिए ये हमारा था पहले डायग्राम, इसमें हमने लेंथ में परिवर्तन किया तो कुछ इस प्रकार से आया। अब ज़रा देखें, इसका अगर हम लेंथ L मान लें, एरिया A मान लें, तो यहाँ पे डेल L इसके लेंथ में परिवर्तन हुआ है। हमने क्यों इसको परिवर्तन क्यों हुआ, इसमें हमने फोर्स लगाया, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसका जो है यहाँ तक लेंथ देखें तो बढ़ चुका है, इतना लेंथ जो इधर का है और इधर का है वो बढ़ा है। तो DL बोल सकते हैं या फिर डेल L बोल सकते हैं, ये लेंथ इसका बढ़ा है। तो यंग्स मॉडुलस क्या कहता है? यंग्स मॉडुलस को हम लोग y से दिखाते हैं। हम लोग इसको बोल सकते हैं गामा भी बोल सकते हैं, या फिर y भी आप बोल दो, y से भी कोई कोई दिखाता है। चलिए इसको गामा से डिनोट करते हैं यंग्स मॉडुलस को। यंग्स मॉडुलस का क्या कहना है? द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि जो लेंथ में जो परिवर्तन हुआ है, लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस है और लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन है, उसी को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या कह रहा है वो आपने समझा। तो यंग्स मॉडुलस क्या कह रहा था, तो लेंथ में जो परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे देखें हमने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो हमारा है यंग्स मॉडुलस कहता है। यंग्स मॉडुलस अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू, ये जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये क्या होता है, तो ये फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा है, लास्ट क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। उसके बाद जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा वो क्या होगा, तो डेल L अपॉन L, ये हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया। चलिए ये आपको समझ में आया होगा यंग्स मॉडुलस क्या था। तो पहला कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट हमने क्या देखा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस हमने पहला देखा। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है वो हम लोग देखते हैं।
दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग कफ़ा से डिनोट करते हैं। ये जो के लिखा होता है ऐसे करके, इसको हम लोग कफ़ा पढ़ते हैं, इससे हम लोग डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को। बल्क मॉडुलस का क्या कहना है वो हम लोग समझते हैं। बल्क मॉडुलस का कहना है कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यानी कि इसको समझने के लिए आपको एक बॉल की मदद लेनी होगी और उसको एक बीकर में डाल देनी है जिसमें कि पानी से लबालब भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग बॉल को डालेंगे, तो इस बॉल को उठा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, इसके इधर से भी फोर्स लगेगा, 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 यानी कि चारों तरफ से इस बल्ब में, बल इसको बोलेंगे बॉल, BALL बॉल जो होता है वो हमने यहाँ पे डाला इसमें। तो क्या हो गया, जरा देखते हैं इसको, हम लोग डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ पे डालेंगे तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि इसके चारों ओर से इस पर फोर्स लगेगा, दबाव होगा, इस पर प्रेशर लगेगा, पानी का जो प्रेशर होगा वो इसके चारों तरफ लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप हर जगह से प्रेशर लगेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। यानी कि वॉल्यूम अगर V था तो यहाँ पे DV घट जाएगा, DV घटेगा। कितना घटेगा, DV घटेगा। ये आपको समझ में आया। यानी कि अब क्या कहता है यंग्स मॉडुलस, उसको हमने समझा। और अब बल्क मॉडुलस क्या कहता है उसको समझते हैं। बल्क मॉडुलस कहता है कि जो इसका नॉर्मल स्ट्रेस है और वॉल्यूम स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशियो है, यानी कि नॉर्मल हम कह दें तो डेल P हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कह दें तो DV/V हो जाएगा। ये हमारा डेल V/V हो जाएगा। ये डेल V जो है वो घट गया है। क्या हुआ है, घट गया है। जरा अच्छे से इसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे डेल V/V, ये हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन निकालेंगे, और यहाँ पे ये क्या हुआ, कम हुआ है, इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो आ गया बल्क मॉडुलस आ गया। ये क्या हुआ, बल्क मॉडुलस का जो हमारा फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे आगे। तो बल्क मॉडुलस क्या है, ये जो निगेटिव साइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये निगेटिव साइन क्या है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें तो हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं, ईटा ये होता है ईटा। ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को समझने के लिए आपको समझना होगा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई बुक हमने रखा हुआ है, ये क्या है, एक बुक आप समझ लें, और इसका ये हमने फिक्स कर दिया है, ये जो साइड है इसको हमने फिक्स कर दिया है। और अब हम लोग इस पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। कौन सा प्रेशर लगाएंगे, तो इस पर हम लोग इधर से फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये जो है इसका फिक्स है। तो प्रेशर जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से ये थोड़ा चेंज होगा, फिर यहाँ से ये थोड़ा चेंज होगा, और ये तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इसका यहाँ पे एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो हम लोग मानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, ये हमारा हो जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग वो समझते हैं। आप लोग ये नोट करते जाएंगे और इसको हम इरेज करते जा रहे हैं, तो आपको नोट करना है। चलिए ये क्या हो जाता है, शियरिंग स्ट्रेस की बात करें तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो F जो कि हमने फोर्स लगाया इधर से, और इसका जो एरिया था उसका जो रेशियो होगा वो हमारा शियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। और स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेन हमने कहा आपको थीटा यहाँ पे मेजरमेंट करना है, यहाँ पे जो एंगल है वो हम लोग थीटा बोल देंगे। ये हमारा इसमें क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला निकल के आता है, ये फार्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का निकल के आता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने आज 4 टॉपिक्स कंप्लीट किया है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को समझना होगा कैसे हमने किया ये। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो हमें क्या बताता है, तो चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो में भी हम लोग एक
ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बोल दें या फिर बॉडी बोल दें, उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, इसमें भी इसका लेंथ में परिवर्तन होगा। क्या होगा? लेंथ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही जो करेंगे जो पिछले हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में आप लोगों को किसी का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन जो है यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो आप लोग डेफिनेशन देख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेन फार्मूला आता है वो कैसे आता है, हम वो समझते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने समझा। अब हम लोग समझते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है कि लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लेटरल स्ट्रेन लेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंगे, उसका जो रेशियो है वो हम लोग कहेंगे कि पॉइजन्स रेशियो यही कहता है। तो सिग्मा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन वो क्या हो जाएगा? डायमीटर इसका डिक्रीज होगा। तो डायमीटर ये जो है ये इसका डिक्रीज होगा। जब हम लोग इसको खींचेंगे तो ये पतला हो के ऐसे हो जाता है। आपने देखा जब हमने इस पर फोर्स लगा तो वहाँ पे आपने देखा कि इसका जो है डायमीटर डिक्रीज होता है और लेंथ इंक्रीज होता है। क्या होता है? लेंथ, ये जो है लेंथ इंक्रीज हो जाता है और इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है? पतला हो जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका जो डायमीटर में चेंज होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन पहले जितना था वो डायमीटर डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन लेंथ बाय जो पुराना लेंथ था वो। चलिए ये जो हमारा रेशियो हो जाएगा ये हमारा पॉइजन्स रेशियो का हो जाएगा, पॉइजन्स रेशियो। तो हमने यहाँ पे 5 टॉपिक्स को कवर किया। क्या क्या हमने देखा? तो हमने देखा पॉइजन्स रेशियो, फिर हमने क्या देखा? चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या समझा वो हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमने इलास्टिक कांस्टेंट भी समझ लिया, यंग्स मॉडुलस भी समझ लिया, बल्क मॉडुलस देख लिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने देखा, फिर पॉइजन्स रेशियो देखा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है वो समझना। तो आज हमने क्या क्या देखा वो आप लोगों ने देखा। चलिए अब जो हमारा है लास्ट टॉपिक बचा हुआ, उससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल BSc वाले को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि रोज़ाना मिलने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के वीडियो को हमने क्या क्या समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो क्या है? तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट आप कह सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट टॉपिक क्या है? तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, इसको हम लोग समझेंगे। इसको दो तरह से पूछा जा सकता है कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर शो द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, या फिर आपको दे देगा कि रिलेशन बिटवीन, और ये आप लोगों को दे दिया जाएगा लिख के, इसको आपको रिलेशन दिखाना होगा। तो यही हमारा होता है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ये जो इलास्टिक कांस्टेंट हमने अभी 4 कांस्टेंट देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो गामा, कप्फा, सिग्मा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको अल्फ़ा और ईटा। क्या क्या था? तो अल्फ़ा, कप्फा और इसको अल्फ़ा, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। ये जो है हमारा कौन कौन सा है? तो पहला हमने जो देखा था क्या था? हम लोग अल्फ़ा से किसको डिनोट करते हैं वो समझते हैं। तो अल्फ़ा से हमने डिनोट किया था जो हमारा पहला था यंग्स ऑफ मॉडुलस। फिर हमने क्या देखा था? दूसरा बल्क मॉडुलस देखा था। फिर हमने क्या देखा था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फिर हमने क्या देखा था? तो पॉइजन्स रेशियो। यही हमारा चारों है इलास्टिक कांस्टेंट। इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? हमने जो यहाँ पे आप लोगों को पहले दिन ही दिखाया था, इलास्टिसिटी चैप्टर का जो टॉपिक हमने लिख के रखा था कि क्या क्या टॉपिक्स हैं मुख्य टॉपिक, उसको कवर करनी है। तो ये जो हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक जो है ये हमारा कवर हो जाएगा। कौन सा? तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ये जो हमारा टॉपिक है ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग देख लें लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है। तो लास्ट टॉपिक क्या बचा हुआ है वो हम लोग समझते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाके जरूर से ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।